हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ऐसा तजू ने लिंगू को वापस से अपना डिसेबल बना लिया था, लेकिन अब वो निंगयू के अंडर काम करने वाला था। पर क्योंकि लिंगू होली सिटी का नया लॉर्ड भी बन चुका था, तो इसलिए वो टियानयुआन एसोसिएशन के लिए ऐसा तजू और बाकी सभी को भी अपने साथ लेकर चला गया था। जहाँ पे आते साथ ही ऐसा तजू बहुत ही कूल तरीके के साथ लीडर की पोजीशन को संभालते हुए वहाँ पे अपने हेलगोड वाले सिंहासन को बाहर निकालकर उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन ये बात तीनों बड़े मेजर क्लैंस को हजम नहीं हो पा रही थी। ऊपर से वो लोग लिंगू की सिटी लॉर्ड वाली पोजीशन के ऊपर सवाल उठाते हुए कहने लगे थे कि रातों रात आखिर तुम कैसे सिटी लॉर्ड बन गए, और उन तीनों लीडर्स कैसा कहते ही लिंगू के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी थी। पर एपिसोड के एंड में हमने देखा था ऐसा तजू ने अपनी डिवाइन सुप्रीम ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को अपने अपने घुटनों पर ला दिया था, जिसके बाद यही से हमारी नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको टियानयुआन एसोसिएशन के बारे में थोड़ा डिटेल से बता देना चाहता हूँ। असल में टियानयुआन एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एटे मोटर रियलम के सभी बड़े मेजर क्लैन के लीडर्स और सिटी लॉर्ड्स को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद उन सभी के डिसेबल्स के दरमियान अलग अलग कंपटीशन करवाए जाते हैं, जिसके ऊपर बड़े बड़े ट्रेस तक को भी दांव पर लगाया जाता है। और जो भी इस कंपटीशन को जीतता है वो न सिर्फ उन ट्रेस को जीत जाता है, बल्कि पूरे एटे मोटर रियलम की पराज भी उसी का ही होता है। और क्योंकि पिछले कई हजारों सालों से लगातार इमोर्टल स्पिरिट हॉल पहले से इस कंपटीशन को जीतते हुए आ रहा था, तो इसलिए अभी के लिए एटे रियलम के ऊपर उन्हीं का ही राज था। इसलिए अब होली सिटी को छोड़कर बाकी तीनों बड़े मेजर क्लैंस को तो इस कंपटीशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हर बार तो इमोर्टल स्पिरिट हॉल पहले से जीता करता था, जिसके चलते उन्हें हर बार अपना कोई न कोई खास टायर गंवाना पड़ता था। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग होने वाली थी, क्योंकि इस बार कंपटीशन में ऐसा तजू भी आ चुके थे। मुझे उम्मीद है अब आपको टियानयुआन एसोसिएशन के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक दिन पहले होली सिटी लॉर्ड मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंगू निंगयू से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि मैं ऐसा तजू को कैसे खुश कर सकता हूँ, जिसपे निंगयू भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि टियानयुआन एसोसिएशन तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अगर तुम उसे अच्छी तरीके से संभाल लेते हो तो ऐसा तजू की नजरों में तुम्हारी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस मौके से अपना फायदा उठाते हो या फिर उल्टा अपने नुकसान करवाते हो। और रही बात ऐसा तजू को खुश करने की, तो ये सब तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। निंगयू की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि लिंगू भी बेचारा वहाँ पे सोच में पड़ गया था, और वो वहाँ पे सोचते हुए निंगयू से पूछने लगा था, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है कि आखिर ऐसा तजू को पसंद क्या है। जिसपे निंगयू उसे वहाँ पे स्माइल के साथ जवाब देते हुए बताती है ऐसा तजू को सिर्फ दो चीजों से प्यार है, एक तो वफादारी और दूसरा बहादुरी। इवन आज तुम यहाँ पे जिंदा भी अपनी वफादारी की वजह से ही हो। खैर, अगर तुम ऐसा तजू को खुश करना चाहते हो तो तुम्हें टियानयुआन एसोसिएशन के अंदर टियानयुआन सेट के डिसेबल्स की तरह काम करना होगा। और ये सारी बातें टियानयुआन एसोसिएशन में खड़ा हुआ लिंगू अपने मन में सोच रहा था, जो सोचकर वो वहाँ पे समझ चुका था कि अगर उसे यहाँ पे ऐसा तजू को खुश करना है तो उसे यहाँ पे खुद को और अपनी सिटी को बाकियों से ज्यादा सुपीरियर दिखाना होगा। और यही सोचकर वो वहाँ पे आगे बढ़कर अनाउंस करते हुए उन सभी से कहता है, इस साल मैं टियानयुआन मीटिंग के अंदर एक नया रूल ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हर साल की तरह अलग अलग कंपटीशन ना किया जाए। पहले तो ऐसा होता था कि जिन भी दो क्लैंस के दरमियान कंपटीशन हो रहा होता था सिर्फ वही ट्रायल्स को दांव पर लगा सकते थे, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट्स एक साथ ही कंपटीशन के अंदर उतरे और सभी क्लैंस एक साथ ही अपने अपने ट्रायल्स को दांव पर लगाए। वहीं ऐसा तजू भी उसकी सारी बातें बहुत ही गौर से सुन रहे थे, जबकि बर्निंग को उन्हें लगातार वहाँ पे मसाज दिया जा रहा था। जबकि लिंगू अपनी बात आगे बढ़ाकर वहाँ पे एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए उन सभी से कहता है, और आखिर में जो फाइनल विनर होगा सभी के सभी ट्रायल्स के ऊपर उसी के क्लैन का हक होगा। अब लिंगू का इतना बड़ा फैसला सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के दरमियान खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी। जबकि मास्टर ज़ुआनसिन तो वहाँ पे उदास होकर नाम अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था, हर साल तो इमोर्टल स्पिरिट हॉल पहले से इस कंपटीशन को जीतता है, और हम लोग तो हर बार खामखा ही इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेकर अपने ट्रायल्स को गंवा देते हैं। पहले फिर भी हमारे तीनों क्लैंस के बीच में हमारे सारे ट्रायल्स एक्सचेंज हो जाया करते थे, लेकिन इस बार तो ये लिंगू सारे ट्रायल्स एक ही विनर को देने की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि इस बार की कंपटीशन में हमारे हाथों में कुछ भी नहीं लगने वाला। वहीं सेम रिएक्शन किंग लुआन ट्राइब की लेडी मास्टर और लीजियन ट्राइब के मास्टर का भी था। जबकि ऐसा तजू वहाँ पे अनाउंसमेंट सुनकर स्माइल करते हुए कहते हैं, अब ये कंपटीशन थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। और ये कहते हुए ऐसा तजू अचानक से वहाँ पे एक चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा स्टार मैरो ही वहाँ पे बैठा अरीना के अंदर आ गया था, जिसे देखकर तीनों ही क्लैन के मास्टर्स को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो तीनों ही अपनी अपनी जगह पे खड़े हो चुके थे। और हैरान होकर वो तीनों वहाँ पे एक साथ ही चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या ये वाकई स्टार मैरो है? जिसमें ऐसा तजू वहाँ पे कोल्ड रूम में अनाउंसमेंट करते हुए उन सभी से कहते हैं, ये है आज की कंपटीशन के लिए मेरी बैट है। और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ पे शांति से अपनी चाय पीने लगे थे, जो देखा तो बेचारे उन तीनों ही मास्टर्स की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। ऐसा तजू ने यहाँ पे कंपटीशन के ऊपर पूरा का पूरा स्टार मैरो दांव पर लगा दिया था, लेकिन वो वहाँ पे ऐसे शांति से बैठे हुए थे कि जैसे ये उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और यही बात बेचारे उन तीनों मास्टर्स को वहाँ पे हैरान कर रही थी। इवन माता ज़ुआनसिन तो वहाँ पे स्टार मैरो को देखकर हैरान होते हुए कहने लगा था कि इतने बड़े स्टार मैरो के साथ तो एक पूरी की पूरी सिटी तक को खरीदा जा सकता है। ये तो इस छोटे से कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही बड़ी बैट है। अब यही तो ऐसा तजू का कमाल था, वो जो कुछ भी करते थे सबको हैरान कर देते थे। जबकि ये सब देखकर माता लीजुन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि ये पर्सन तो जितना ज्यादा मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा कमाल का निकला, इसके पास तो काफी कमाल कमाल की चीजें मौजूद है। और ये कहकर माता लीजुन वहाँ पे टेलीपैथी के जरिए अपने बाकी दोनों साथियों से बात करते हुए कहता है, अगर हम एक साथ मिलकर इसे हरा देते हैं तो
हम तीनों बहुत ही आसानी के साथ इस स्टार मैरो को आधा आधा भी बांट सकते हैं। तो क्या कहते हो दोस्तों? जिस पे लेडी मास्टर किंग लुआन भी वहाँ पे कम्युनिस्ट स्माइल करते हुए टेलीपैथी के जरिए वहाँ पे उनसे कहती है। ऊपर से ये पर्सन तो बस एक की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर है, इसकी तो कोई फाउंडेशन भी नहीं है, जिसके चलते तो हम लोग बहुत ही आसानी के साथ इसे हरा सकते हैं। पर अगर ये की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर किसी तरह से इस कंपटीशन को जीत भी जाता है तो एंड में तो मैं किसी भी हालत में इसको स्टार मैरो वापस नहीं ले जाने देने वाली। जबकि दूर से इमॉर्टल स्पिरिट डाल पैलेस का मास्टर जून से भी वहाँ पे बैठा हुआ उनकी सारी बातें सुन पा रहा था। वो भी वहाँ पे कम्युनिस्ट स्माइल करते हुए खुश होते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, ये सभी लोग कितने ज्यादा बेवकूफ है जो ये लोग यहाँ पे मुझसे जीतने का सोच रहे हैं। मुझसे जीत पाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। वैसे भी हर साल की तरह इस साल भी फाइनल विनर तो मैं ही होने वाला हूँ, यानी कि ये सारा का सारा स्टार मैरो भी मेरा होने वाला है। लेकिन उससे पहले मुझे भी दाव के ऊपर ऐसा कुछ लगाना होगा ताकि सभी को ये बेट फेयर लगे। और ये कहकर मास्टर जून जी भी अपनी वाइन का गिलास खत्म करके अपनी जगह पे खड़ा होकर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, अब जब होली सिटी इतनी बड़ी बेट लगा रही है तो मेरा इमॉर्टल स्पिरिट हाल पैलेस भला कैसे पीछे हट सकता है। इसलिए मैं भी बेट के तौर पर अपना पूरा का पूरा ट्रायल हाउस दाव पर लगा रहा हूँ ताकि सभी लोगों को इस कंपटीशन के अंदर इंटरेस्ट बना रहे और वो अच्छे से एंजॉय कर सके। अब मास्टर जून जी की इस अनाउंसमेंट के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से खुसर शुरू हो चुकी थी और वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, इस बार तो हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेट लगने जा रही है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंट्राइज की कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दो सिटीज दाव पर लगी हुई थी, जो देखकर उन तीनों क्लैन मास्टर्स का भी लालच वहाँ पे जाग उठता है। और सबसे पहले लेडी माता किंग लुआन वहाँ पे अपने क्लैन के ट्रेयर को बाहर निकालकर वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि इस बेट के लेवल को मेंटेन रखने के लिए मैं अपने क्लैन के सबसे पावरफुल ट्रेयर को दाव पर लगा रही हूँ। इसका नाम है ग्रीन फीनिक्स पियानो, जिसे सिर्फ एक बार बजाने से ही विंड पावर को एक्टिवेट किया जा सकता है। और ये कहते हुए जैसे वो वहाँ पे अपने पियानो को बजाती है तो वहाँ पे वाकई काफी ज्यादा पावरफुल विंड और जनरेट होने लगा था। अब ये देखकर मतली जुन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी वहाँ पे उस बेट के लेवल को मेंटेन करते हुए अपने पास एक डिवाइन शटल को बाहर निकालकर वहाँ पे सभी को दिखाते हुए कहता है, इस डिवाइन शटल को बादलों के साथ साथ फॉग के अंदर भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसकी सबसे ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि इसे कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता। इवन इस डिवाइन शटल के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई डिवाइन कल्टीवेटर इसे अपने फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करता है तो इसकी मदद से टाइम एंड स्पेस के अंदर भी ट्रेवल किया जा सकता है। और यही है आज के कंपटीशन के लिए मेरी बेट है। मतलब उनकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि माता जॉनसन वहाँ पे नाम अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था कि ये तो कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होकर अपने पास एक डिवाइन मिरर को बाहर निकालकर वहाँ पे सभी को दिखाते हुए कहता है, ये है मेरे क्लैन का सबसे ज्यादा खास और पावरफुल ट्रायर है, जिसे डिवाइन मिस्टीरियस मिरर के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं इस डिवाइन मिरर की कमाल की बात क्या है? इसकी मदद से आप किसी भी इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके आर पार देख सकते हैं, यानी कि इस डिवाइन मिरर के चलते बड़े से बड़ा इल्यूजन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब दाव पे लगे हुए सारे ट्रायल्स को देखकर तो लिंग हू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी, जिसके बाद वो वहाँ पे अनाउंस करते हुए सभी से कहता है, सबसे पहला कंपटीशन हमारी होली सिटी की तरफ से होगा और उस कंपटीशन का नाम होने वाला है फ्लाई टू द स्काई। और ये कहकर लिंगू ने वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक रेनबो बना दिया था, जो कि नीचे जमीन से होता हुआ ऊपर आसमान तक जा रहा था। और आसमान के बीचों बीच वहाँ पे एक बड़ा सा पोर्टल भी बना दिया था, जिसके अंदर विनर लिखा हुआ था और जो भी सबसे पहले उसे टच करेगा वही इस कंपटीशन का विजेता होने वाला था। वहीं लिंगू भी अनाउंस करते हुए कहता है, इस कंपटीशन का कोई भी रूल नहीं है, आपको अपने ओपोनेंट को पीछे छोड़कर सबसे पहले जाकर उस पोर्टल को टच करना होगा, जो सबसे पहले उसे टच करेगा वही होगा इस राउंड का विजेता। तो चलो फिर देर किस बात की, जल्दी से इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। अब लिंगू कैसा कहते ही हम देखते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उस रेनबो से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे। और सबसे आगे थे वहाँ पे ली जुन क्लैन के लोग, लेकिन ज़ुआनजिन क्लैन के लोग पीछे से उनके ऊपर हमला करके खुद वहाँ पे आगे आते हुए कहने लगे थे, आज का विजेता तो हमारा ज़ुआनजिन क्लैन ही बनेगा। और ये कहकर ज़ुआनजिन क्लैन के पार्टिसिपेंट्स बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन किंग लुआन टाइप के लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी पीछे से हमला करते हुए आगे आने की कोशिश करने लगे थे। और सेम इसी तरह वहाँ पे हर एक क्लैन के डिसेबल से अपने अपने क्लैन को जितवाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अभी तक टैलेंट सेट की होली सिटी से कोई भी पार्टिसिपेंट आगे नहीं बढ़ा था। फेंग चाओफेंग तो रेनबो टेक्निक को देखकर वहाँ पे लिंगू से इंप्रेस होते हुए कहती है, ये तो टैलेंट सेट की इमोटल गूंग टेक्निक है, जिसका लिंगू ने यहाँ पे बखूबी इस्तेमाल किया है। चाओफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, सीनियर सिस्टर आप बिल्कुल ठीक कह रही है, भले इसकी ये टेक्निक अभी लर्निंग प्रोसेस में है, लेकिन इन पार्टिसिपेंट्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिचू भी वहाँ पे होली सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसका हमेशा की तरह वहाँ पे हाउसियन साथ दे रहा था, लेकिन क्योंकि बाकी सभी लोग उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे तो अपने मैजिक वेपन को बाहर निकालकर उसके अंदर वहाँ पे बहुत ही जोर से बोलते हुए उन सभी से कहती है कि रुक जाओ अपनी अपनी जगह पे। अब मिचू कैसे कहती हम देखते हैं कि उस मैजिक वेपन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल सोनिक वेव्स निकलने लगी थी, जो कि जैसे जैसे वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के साथ टकरा रही थी। हम देखते हैं कि वो सभी पार्टिसिपेंट्स एक एक करके अपनी अपनी जगह पे फ्रीज होते जा रहे थे, और इसलिए मिचू और हाउसियन ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ आगे बढ़ते हुए जाकर उस पोर्टल को वहाँ पे छू लिया था, यानी कि वो दोनों यहाँ पे इस कंपटीशन के विजेता बन चुके थे। और जैसे ही वो दोनों वहाँ पे जीत जाते हैं तो एक तो वो रेनबो वहाँ पे खत्म हो जाती है, दूसरा मिचू की मैजिक वेपन का असर भी खत्म हो गया था, जिसके चलते बेचारे वो सभी पार्टिसिपेंट सीधा उड़ते हुए वहाँ पे नीचे आ कहते हैं। जबकि पीछे की तरफ तो हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स वहाँ पे इस कंपटीशन का पूरा मजा लेते हुए वहाँ पे चाय पी रहे थे, और इसी बीच मिचू और हाउसियन भी वहाँ पे आ पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर एंसेस्टर्स वहाँ पे उन दोनों की तारीफ करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे, तुम दोनों ने इस कंपटीशन को जीतने के लिए काफी सही
दिमाग लगाया। अब ऐसा तजू तो बहुत ही कम अपने डिसेबल्स की तारीफ किया करते थे, इसलिए वो दोनों वहाँ पे ऐसा तजू के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे और वो जल्दी से वहाँ पे ऐसा तजू के सामने झुककर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कहते हैं, सिस्टर आज हम जो कुछ भी हैं आपके सिखाने की वजह से ही है, तो इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है। जबकि वहाँ पे ये सब देखा तो इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के मास्टर जुनजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कंपटीशन का अगला राउंड अब वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाला था और उस राउंड के बारे में सोचकर तो हम देखते हैं कि मास्टर जुनजी के फेस के ऊपर एक कमीनी स्माइल भी आ चुकी थी। वो वहाँ पे सभी को एक डिवाइन हैमर दिखाते हुए कहता है कि ये डिवाइन हैमर आज से हजारों साल पहले मुझे एक एंशिएंट रिलीक के अंदर से मिला था, वो भी बाय चांस। और जानते हैं इस डिवाइन हैमर की कमाल की बात क्या है, इसे आज तक कोई भी नहीं उठा पाया। और ये कहते हुए जैसे ही मास्टर जुनजी वहाँ पे उस डिवाइन हैमर को बाहर निकालता है तो वो डिवाइन हैमर जिस जगह पे आकर गिरा था वहाँ का पूरा सरफेस ही डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये कहकर जुनजी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, तो इस बार मैं बैट इसी कंपटीशन के ऊपर ही लगाने वाला हूँ, जो कोई भी यहाँ पे मेरे इस डिवाइन हैमर को उठा लेगा, एक तो ये डिवाइन हैमर भी उसी का हो जाएगा, पर उसी के साथ साथ वो सेकंड राउंड का भी विजेता होगा। अब मास्टर जुनजी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिu जियान और डोंग भी दोनों ही वहाँ पे उस डिवाइन हैमर को उठाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। जबकि मास्टर जुनजी की इस अनाउंसमेंट को सुनकर मास्टर ज़ुआनजिन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है, तो ये यहाँ पे एक बफे से अपने इस घटिया हैमर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बेवकूफ क्या, बल्कि ये तो सीधे सीधे यहाँ पे लोगों को धोखा दे रहा है, क्योंकि इस हैमर को तो आज तक कोई भी नहीं उठा पाया। अब आपने इस डिवाइन हैमर को देखकर मास्टर जुनजी वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपने मन में कहने लगा था, ये राउंड तो पक्का मैं ही जीतने वाला हूँ। अब बस इस कंपटीशन को जीतने के लिए मुझे एक और राउंड जीतना होगा, और अगर मैं एक साथ लगातार दोनों राउंड्स को जीत जाता हूँ तो फिर पूरा का पूरा स्टार मैरो भी मेरा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी सभी क्लैन के ट्रायल्स भी मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद तो मेरे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस की पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाली है। और ये कहकर बेचारा मास्टर जुनजी वहाँ पे अपनी आंखें बंद करके फ्यूचर के सपने देखने लगा था, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। और जब बेचारा वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर सामने का नजारा देखता है तो उसकी आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी, क्योंकि लिu जियान ने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जाकर उस डिवाइन हैमर को बहुत ही आसानी के साथ उठा लिया था और उसे वहाँ पे बिल्कुल थोर के हैमर की तरह अपने हाथों में घुमाने भी लगा था। जिसके बाद लिu जियान वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उस डिवाइन हैमर को अपने गद्दे के ऊपर रखते हुए मास्टर जुनजी से कहता है, पैलेस मास्टर क्या आप इसी डिवाइन हैमर को उठाने की बात कर रहे थे? इसे उठाना तो वाकई बहुत ज्यादा आसान काम था और आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे एक इतना ज्यादा कमाल का हैमर देने के लिए। लेकिन इसी बीच डोंगमी भी वहाँ पे आ पहुंचता है, जो कि लिu जियान के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहता है, इतना ज्यादा उड़ो मत, इस बार भी तुम मुझे धोखा देकर खुद जल्दी से आगे बढ़ गए, वरना पहले तो मैं ही इस डिवाइन हैमर को उठाने वाला था। वहीं आज तक टियानयुन कंपटीशन की हिस्ट्री में कोई भी उस डिवाइन हैमर को नहीं उठा पाया था। इसलिए ये देखकर तो तीनों क्लैन के मास्टर्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि इस डिवाइन हैमर के चक्कर में अब तक वो लोग अपने काफी सारे ट्रायल्स को गवा चुके थे। लेकिन लिu जियान ने तो आज यहाँ पे इस डिवाइन हैमर को ऐसे उठा लिया था कि जैसे ही उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और यही बात बेचारे उन तीनों क्लैन मास्टर्स को वहाँ पे परेशान कर रही थी। जबकि पीछे की तरफ तो मास्टर जुनजी गुस्से से पागल होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है भला, ये तो मेरा एंशिएंट समय का टायर था जिसे पिछले हजारों सालों से आज तक मैं खुद भी नहीं उठा पाया था, तो फिर इस लड़के ने मेरे डिवाइन हैमर को इतनी आसानी के साथ कैसे उठा लिया। और अभी मास्टर जुनजी गुस्से से पागल होते हुए वहाँ पे ये सब चिल्ला ही रहा था कि तभी चाओ फेंग पीछे से उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, तुम अपने जिस डिवाइन गॉड हैमर को लेकर इतने ज्यादा उड़ रहे थे, इस हैमर में इतनी ज्यादा कोई खास बात भी नहीं है। एंशिएंट समय में हमारा एंशिएंट टैलेंट इंसेक्ट इसी हैमर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग वेपन्स को बनाया करता था। इवन इस डिवाइन हैमर को भी हमारे एंशिएंट टैलेंट इंसेक्ट नहीं बनाया था, तभी तो इसे कोई दूसरा नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि तुम लोगों के अंदर इसे उठाने लायक ताकत ही नहीं है। इसे सिर्फ टैलेंट सेट का ही कोई डिसेबल उठा सकता था, जिसका रिजल्ट अभी तुम्हारी आंखों के सामने है। चाओ फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी जुनजी को पहले से भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भला कैसे पॉसिबल है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिu जियान वहाँ पे उस हैमर को लेकर सीधा एंशिएंट तजू के पास चला गया था, तो उनके सामने अपना साथ झुकाकर वो हैमर उन्हें पेश कर देता है, जिसे एंशिएंट तजू भी वहाँ पे बहुत ही गौर से देखने के बाद अपनी फिंगर को वहाँ पे उस डिवाइन गॉड हैमर के ऊपर रखते हुए उसके अंदर अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा डाल देते हैं। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस डिवाइन हैमर के ऊपर जमी हुई परत भी हट चुकी थी और उसी के साथ साथ वो डिवाइन हैमर ऊपर हवा में उठते हुए वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लगा था, जिसके चलते वहाँ पे उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल थंडर ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसे देखकर एंशिएंट तजू वहाँ पे कोर टून में लिu जियान को बताते हैं कि इस डिवाइन हैमर के अंदर थंडर एंड फायर की पावर है और इसकी सिर्फ एक ही हिट के साथ तुम अपने पावर से पावरफुल एनिमी को भी खत्म कर सकते हो। ये जानकर तो लिu जियान भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे दोबारा एंशिएंट तजू के सामने अपना सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा भी करने लगा था। जिसके बाद तो हम देखते हैं कि वो हैमर वहाँ पे खुद ब खुद ही उड़ते हुए लिu जियान के हाथों में आ गया था, जिसे लिu जियान भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने हाथों में घुमाते हुए उसकी पावर को टेस्ट करने लगा था, जिसके चलते वहाँ पे उस डिवाइन हैमर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और उसकी ठंडर एनर्जी को देखकर लिu जियान वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, ऐसे ये होगा मेरा थोर हैमर जो कि मेरा सबसे पावरफुल वेपन बनेगा। मुझे तो समझ इस बात की नहीं आ रही, क्या उस समय में भी थोर एग्जिस्ट करता था? दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि तीनों क्लैन मास्टर्स के चेहरे भी वहाँ पे उतर चुके थे। हालांकि वो लोग ऑलरेडी जानते थे कि वो लोग इस कंपटीशन को नहीं जीतने वाले, पर उन्हें लगा था कि वो लोग भी हमेशा की तरह इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस से ही हारेंगे। पर इस बार तो इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस को भी हराते हुए टैलेंट सेट की होली सिटी जीत चुकी थी। और यही बात बेचारे उन तीनों
तीनों मास्टर्स को भी वहाँ पे हैरान कर रही थी और अभी वो तीनों वहाँ पे इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी मिचू और हाउजियान उन तीनों के पास जाते हुए उन तीनों के ड्रेस को भी ले लेते हैं और मिचू तो उन्हें वहाँ पे अलविदा कहकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी थी, आप तीनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें इतनी ज्यादा कमाल के तोहफे देने के लिए। और ये कहकर मिचू वहाँ पे एक सेलिब्रिटी की तरह अपना हाथ लाकर वहाँ पे इन सभी का शुक्रिया अदा करने लगी थी, जो देखकर तो लेडी मास्टर किंगलवान अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउजियान और मिचू तो वहाँ पे पैलेस मास्टर के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पे मिचू स्माइल करते हुए उससे कहती है, पैलेस मास्टर आप तो पूरा टायर हाउस हमारे हवाले करने वाले हैं ना, आप वाकई काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, हमारा टैलेंट सेट आपकी इस कमाल की दोस्ती को कभी नहीं भूलेगा, इवन मेरे दिल में भी आपके इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के लिए खास जगह बनी रहेगी। चलिए अब जल्दी कीजिए, अपने टायर पवेलियन हाउस की चाबी हमारे हवाले कर दीजिए। अब जैसे मास्टर जुनजी को वहाँ पे इस बात का पता चलता है कि ये सभी लोग टैलेंट सेट के डिसेबल्स हैं, तो वो अचानक से वहाँ पे पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, ओ तो तुम सभी लोग टैलेंट सेट के डिसेबल्स हो, अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर तुम लोग इतनी आसानी के साथ इस कंपटीशन को कैसे जीत गए। भाई उसकी खतरनाक हंसी को सुनकर तो बेचारी मिचू को वहाँ पे डर लगने लगा था। वो हाउजियन के पीछे छुपते हुए उससे कहते हैं कि ये तुम्हें क्या हो रहा है, कहीं तुम अपने टायर पवेलियन हाउस को अपने हाथों से जाते हुए देखकर पागल तो नहीं हो गए, चुपचाप उसे हमारे हवाले कर दो वरना हम लोग उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसमें मास्टर जोन्सी अचानक से वहाँ पे अपना खतरनाक डेडली ऑर्डर रिलीज करते हुए उससे कहता है, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर वापस जा पाओगे। अब उसकी खतरनाक पावर्स के चलते तो हम देखते हैं कि आसपास का पूरा माहौल भी वहाँ पे चेंज होने लगा था, चारों तरफ काले बादल छा चुके थे और हर तरफ वहाँ पे ठंडा लाइटिंग गिरने लगी थी और इसी बीच आसमान के बीचों बीच धीरे धीरे एक गैलेक्सी फॉर्मेशन भी फॉर्म होने लगी थी, जिसे देखकर तो वहाँ पे हाउजियन के साथ साथ बैटल अरीना के अंदर मौजूद बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन अभी उनमें से वहाँ पे कोई भी कुछ सोच समझ पाता, उससे पहले ही वहाँ पे स्टार शूटिंग से उन सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला होना शुरू हो गया था और वो अटैक जाकर वहाँ पे जिस कल्टिवेटर को भी लगता उसकी वहीं पे इंस्टेंट मौत हो जाती। इवन बेचारा माता जोन सिंह जो कि उस खतरनाक अटैक को देखकर अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर बना चुका था, उसके लिए भी वहाँ पे उस अटैक का मुकाबला कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था और वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, जुनसी आखिर तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। पर इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले हम देखते हैं कि वो स्टार शूटिंग उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसकी बॉडी के भी आर पार चला गया था, इवन उसकी बॉडी को वहाँ पे बीचों बीच काट भी दिया था और सेम हाल वहाँ पे बेचारे बाकी सभी कल्टिवेटर्स का भी हो रहा था। इसी बीच एक अटैक आकर तो वहाँ पे मिचू और हाउजियन के साथ टकराने वाला था, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि एसएसटजू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को उठाकर वहाँ पे अपने पास बुला लिया था। जबकि जुनसी तो अभी तक भी वहाँ पे अपनी इस गैलेक्सी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन सभी के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे पागलों की तरह से जा रहा था। वहीं एसएसटजू के चारों तरफ भी उनका डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो चुका था, जिसके चलते उन्हें और उनके डिसेबल्स को तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन बाकी टियानयुआन एसोसिएशन के अंदर मौजूद हर एक कल्टिवेटर बेचारी अपनी जान से हाथ धो बैठा था और सब कुछ वहाँ पे तबाह करने के बाद जुनसी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ एसएसटजू की तरफ आगे बढ़ते हुए उनसे कहने लगा था, ये मेरी एक एंशिएंट किलिंग फॉर्मेशन है जिसे 9 नेदर गैलेक्सी फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 9 स्टार पल्स को आपस में मर्ज करते हुए मैंने बनाया था, इसलिए कोई भी मेरी इस खतरनाक गैलेक्सी फॉर्मेशन का मुकाबला नहीं कर सकता। और जानते हो इस फॉर्मेशन की सबसे ज्यादा कमाल की बात क्या है, एक बार जब इसे एक्टिवेट कर दिया जाता है तो इस फॉर्मेशन से कोई भी जिंदा बचकर बाहर नहीं निकल सकता तब तक जब तक मैं इसे खुद डीएक्टिवेट ना कर दूं, इसलिए अब तुम में से भी यहाँ पे कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। अब जुनसी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिंगहू भी गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम पहले से इस फॉर्मेशन को यहाँ पे लगा चुके थे। जिस पे जुनसी दोबारा अपनी कमीनी हंसी हंसते हुए उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, तो तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा था? जिस दिन मुझे पता चला था कि होली सिटी का लॉर्ड मारा जा चुका है और तुमने आगे आते हुए उसकी जगह ले ली है, तो मैं उसी समय खुद को टियानयुआन एसोसिएशन के लिए तैयार कर चुका था और पहले से यहाँ पे इस फॉर्मेशन को भी सेटअप कर दिया था, क्योंकि मुझे पहले से ही अंदाजा था कि इस कंपटीशन के अंदर ऐसा ही कुछ होने वाला है। और देखो मेरा अंदाजा सही निकला, फाइनली इस गैलेक्सी फॉर्मेशन को मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना ही पड़ा, वरना अब तक तो मैं सोच रहा था कि मैंने खामखा ही इतनी ज्यादा तैयारी की है। और जानते हो इस गैलेक्सी फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे लगाया क्यों था? दोबारा से टैलेंट सेट के डिसेबल को पकड़ने के लिए। अब जुनसी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एसएसटजू के फेस के ऊपर एक और लुक आ चुका था, जबकि जाओ फेंग गुस्से से वहाँ पे चिल्लाकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्या तुम इससे पहले भी टैलेंट सेट के डिसेबल को पकड़ चुके हो? कहाँ पे वो मुझे अभी कभी उसके बारे में बताओ। ऑफ कोर्स मैंने इनसे टैलेंट सेट के डिसेबल को पकड़ रखा था और उसी की पावर कही तो इस्तेमाल करते हुए मैंने इस गैलेक्सी फॉर्मेशन को क्रिएट किया था। और जानते हो उसके बाद मैंने तुम्हारे टैलेंट सेट के डिसेबल के साथ क्या किया था? उसका इस्तेमाल करने के बाद मैंने उसे 9 लेवल फैंटेसी में फेंक दिया था, जहाँ पे वो एक बहुत बड़े डिजास्टर से लड़ रहा होगा। 9 लेवल फैंटेसी का नाम सुनकर बनने करो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या आखिर ये कैसी जगह है? जिस पे लिंगू उन्हें वहाँ पे 9 लेवल फैंटेसी के बारे में बताते हुए कहता है कि इसे तुम एक तरह से इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस की जेल भी कह सकते हो, जिसे वो लोग वहाँ पे अपने खतरनाक कैदियों को भेजते हैं। और वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर कोई एक बार गलती से भी वहाँ पे चला जाता है तो फिर उसे ढूंढ पाना नामुमकिन हो जाता है। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनसी वहाँ पे दोबारा हंसते हुए उससे कहता है, अच्छा वो तुम लोग ऑलरेडी 9 लेवल फैंटेसी के बारे में जानते हो, अब मुझे यहाँ पे तुम लोगों को उसके बारे में समझाना नहीं पड़ेगा। और ये कहकर जुनसी सीधा वहाँ पे एसएसटजू को धमकी देते हुए उनसे कहता है, जू यंग चुपचाप अपने टैलेंट सेट की सभी टेक्निक से और वो सारी की सारी स्टार मैरो मेरे हवाले कर दो, वरना मैं यहाँ पे तुम्हें और तुम्हारे इन सभी डिसेबल्स को भी 9 लेवल फैंटेसी के अंदर फेंक दूंगा। और
और वहाँ पे हर रोज तुम्हें हजारों बार अपनी मौत से लड़ना पड़ेगा। पर इससे आगे जुनजी वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि ऐसा तजु वहाँ पे कोर्टून में उससे कहते हैं कि बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास है, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और ये कहकर ऐसा तजु अपनी फिंगर को ऊपर उठाते हुए रिवर्सली टाइम कहते हैं। और ऐसा तजु के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उनकी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी वहाँ पे चारों तरफ फैल गई थी। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास का सारा टाइम वापस ही रिवर्स होना शुरू हो गया था और वो सारी तबाही जो कि जुनजी ने वहाँ पे मचाई थी वो सब कुछ वहाँ पे वापस से ठीक होने लगा था। जो देखकर तो बेचारे जुनजी का चेहरा ही वहाँ पे सफेद पड़ चुका था। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वाकई वो वहाँ पे ये सब अपनी आंखों से होते हुए देख पा रहा है। और देखते ही देखते ऐसा तजु ने वहाँ पे एक ही झटके के साथ न सिर्फ वहाँ की टाइम को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया था बल्कि उसी के साथ साथ जुनजी के सो कॉल्ड पावरफुल गैलेक्सी फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते अब धीरे धीरे दोबारा सूरज भी वहाँ पे अपीयर होने लगा था। जो देखकर तो जुनजी हैरानगी के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए ऐसा तजु से कहने लगा था, आखिर तुमने यहाँ पे स्पेस एंड टाइम को रिवर्स कैसे कर दिया। लेकिन इससे आगे बेचारा जुनजी वहाँ पे कुछ भी कह पाता। अचानक से उसे वहाँ पे एहसास होता है कि उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन भी वहाँ पे खत्म होती जा रही है। जो देखकर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए खुद से कहने लगा था कि आखिर ये सब मेरी कल्टीवेशन के साथ क्या हो रहा है। और अपना सारा का सारा गुस्सा वो वहाँ पे ऐसा तजु के ऊपर निकालते हुए कहने लगा था, जू यंग आखिर तुमने ये सब मेरे साथ क्या कर दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब जुनजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजु के फेस के ऊपर एक बार फिर से वही कोल्ड लुक आ गया था, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।